आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी से। डॉक्टर अनिल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य थे और ये एक ऐसे व्यक्तित्व है इनका जो राज्यसभा में होने के बावजूद भी गाज़ियाबाद और उत्तर प्रदेश के ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और इतना बड़ा जनाधार लोकसभा के किसी सांसद का भी नहीं होगा जो डॉक्टर साहब ने अपना जनाधार वहाँ क्रिएट किया है। इनसे हम बात करने जा रहे हैं कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, सरकार का अचीवमेंट क्या है, इन्होंने अपने कार्यकाल में कौन कौन से मुद्दे उठाए, उन मुद्दों का सामाजिक जीवन पे, राजनीतिक जीवन पे, आर्थिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। डॉक्टर साहब, इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप राज्यसभा में अपने कार्यकाल में के दौरान उन मुद्दों को उठाया और उनका क्या असर पड़ा, किन किन मुद्दों पे आपका विशेष जोर रहा जो जनता के प्रभावी मुद्दे थे जिन पे आपने बातचीत की? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसका जनता के कार्यों से सरोकार रहता है। सरकार तक कोई बात पहुंचती है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है। मैंने गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन के विकास का मुद्दा उठाया, उसमें लगभग 350 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, काम शुरू हो गया। गाज़ियाबाद से ईस्टर्न पेरिफेरल निकल रहा है जिससे बहुत लोगों को सुविधा हुई है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का अधिकांश भाग गाज़ियाबाद से होकर गुजरता है जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा मिली है। गाज़ियाबाद में एयरपोर्ट शुरू हो गया, हिंडन एयरपोर्ट, जो लोगों को जन सुविधा हुई है। जितने मुद्दे मैंने उठाए सब पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्वरित संज्ञान लिया और बहुत तेज़ी से काम हुआ है। और गाज़ियाबाद आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान के प्रमुख शहरों में से है जहां शिक्षा का बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत सारे विद्यार्थी देश विदेश से पढ़ने आते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बहुत आगे है, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, जिला चिकित्सालय है, दो जिला चिकित्सालय हैं जो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में कौन कौन से ऐसे बड़े बदलाव हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है, इस मायने में हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि बड़े बदलाव, मौलिक बदलाव किन किन सेक्टर्स में हुए हैं? देखिए, मुझे लगता है हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। पूरे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ गई है, एयर कनेक्टिविटी बेटर हुई है, नेशनल हाईवेज़ बढ़े हैं, उससे हमारी सरफेस ट्रांसपोर्ट की बहुत बढ़िया कनेक्टिव हुई है। वंदे भारत, नमो भारत ट्रेन्स का विस्तार हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है, स्पीड से काम हुआ है। देश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। दुनिया भर में यूरिया के दाम बढ़े लेकिन हिंदुस्तान में किसानों की जो स्थिति को देखते हुए उनकी आय दुगनी करने के उद्देश्य से फर्टिलाइज़र के दाम नहीं बढ़ने दिए गए हैं। देश की अर्थव्यवस्था विश्व में आज चौथे नंबर पे है। हर प्रकार से देश ने बहुत तरक्की की है। हमारा चंद्रयान साउथ पोल पे उतरा है, इसरो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेक इन इंडिया के तहत भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। आपने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय उपकरणों ने और भारत में बने उपकरणों के माध्यम से किस प्रकार से बगैर किसी क्षति के भारत ने शत्रु देश के दांत खट्टे कर दिए हैं। बिल्कुल, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी सरकार की उपलब्धि है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, आपको लगता है कि विपक्ष आज सकारात्मक भूमिका निभा रहा है या विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है? नहीं, विपक्ष केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। उन पर कोई भी मुद्दा नहीं है। जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है और उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है देश की सेवा करने की। केवल किसी भी मुद्दे को बड़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हम आगे ले जा रहे हैं। माननीय मोदी जी निरंतर 24 घंटे काम करते हैं और देश को आगे प्रगति के राह पे ले जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। डॉक्टर साहब, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ की राजनीति में जातीय समीकरण और विकास के बीच में आपको कौन सा पलड़ा भारी दिख रहा है? नहीं, देखिए, इतना विकास कार्य हुआ है। हर ज़िले में लगभग मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। आज एक्सप्रेस हाईवेज़ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं।
बहुत सारे ऐसे काम हैं, बिजली 24 घंटे मिल रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हुआ है, प्रदेश में हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ हुआ है। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से, हम लोग 2017 से बेहतर सीटें इस बार 2027 में पाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से राम मंदिर का विकास किया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे सांस्कृतिक धरोहर का पुनरुत्थान किया गया और अब वृंदावन कॉरिडोर बनने की कयास चल रहा है, आपको लग रहा है कि इसका जो दृष्टिकोण है वो जनता के हित में है? वहाँ के लोग इसकी वजह से विस्थापित हो रहे हैं, उनमें आक्रोश बढ़ रहा है और जो लोकल वहाँ के पंडित और पंडा हैं वो इसका घोर विरोध कर रहे हैं। देखिए, जब भी विकास होता है तो कुछ लोगों को थोड़ी बहुत ही टेम्परेरी रूप से दिक्कतें आती हैं। जी जी। लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार में हम लोग उस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, उनको मुआवजा बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है ताकि वो अपना जो उनको जहाँ भी बसाया जाए वहाँ अच्छा काम कर सकें। देखिए, कुछ लोग लोकल लेवल पे अपने इस डर से कि उनके कुछ क्लाइंट्स कम हो जाएंगे, उन्हें कुछ दिक्कत होगी, लेकिन आप अगर इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो वो कॉरिडोर बनना बहुत आवश्यक है। आप सुनते रहते हैं कि वहाँ कितनी भीड़ है, काम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब कॉरिडोर बन जाएगा तो सनातन की धारा का मुख्य केंद्र होगा वृंदावन धाम, और वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु जाएंगे, जिससे जो पंडे आज वहाँ पे विरोध कर रहे हैं उनको भी लाभ होगा। डॉक्टर साहब, राम नाम के अलावा उत्तर प्रदेश में युवाओं में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सरकार की नीतियों को आप कैसे आंकते हैं और क्या करने की ज़रूरत है कि कम से कम युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले? क्योंकि जितना जोर कॉरिडोर बनाने पे है उतना जोर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, और उसके बगैर जॉब नौकरी कहाँ मिलेगी? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश निरंतर आर्थिक सामाजिक विकास कर रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले कई सालों में जो इन्वेस्ट यूपी किया जाता है उसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड किए हैं। पिछली बार लगभग 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज हो चुकी हैं और युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। कुछ लोगों में निराशा है क्योंकि उनमें स्किल उतनी नहीं है, लेकिन माननीय मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पूरी अलग से तैयार की है, उसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और आज जो स्किल्ड युवा है उसके लिए कहीं भी रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात की। आजकल एक बड़ी सी बात समाज में आ रही है, कभी गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद गुजरात में खेती करेंगे, उसके बाद उप राष्ट्रपति जी का मैसेज कुछ ऐसा ही आ गया, तत्काल में मोहन भागवत जी ने कह दिया कि 75 वर्ष के बाद लोगों को, युवाओं को मौका देना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री के प्रति इस तरह के रिमार्क दिए जा रहे हैं और अप्रत्यक्ष तरीके से इसका कुछ कहा जा रहा है, क्या संकेत दिया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के दीर्घायु होने की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जी। और जितना प्रधानमंत्री जी में ऊर्जा है, जोश है, जितना वो स्वस्थ हैं, उनको किसी की नज़र ना लगे। मुझे लगता है 50 वर्ष का भी आदमी उतना काम नहीं करता। मैं मानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ऊर्जा है और उनके जो काम करने की शैली है, उनका जो अनुभव है, भारत के लिए अभी ये बहुत आवश्यक है। और अगर उन्होंने रिटायरमेंट लेने की सोची भी तो हज़ारों हजार लाखों कार्यकर्ता सड़क पे आ जाएंगे और मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। मेरी कुछ युवाओं से बात हुई, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रिटायरमेंट अभी लेने की सोचेंगे तो हम सामूहिक रूप से आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे। तो मुझे लगता है जनता की, युवाओं की, देश के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए माननीय मोदी जी अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे। और एक आपने सुना होगा कि 25 वर्ष का जवान कि 25 वर्ष का बूढ़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी इस आयु में भी ज़बरदस्त काम करते हैं और जितना उनका काम करने का और अच्छा तरीका है, जितना मेहनत से काम करते हैं, जितने घंटों काम करते हैं,
वो निश्चित रूप से आज देश के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा मॉडल है। और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है वो सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अभी रिटायरमेंट नहीं लेंगे, अभी देश की सेवा करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल राजनीति में गिरते संवाद का स्तर और व्यक्तिगत हमलों का चलन पे आपकी क्या राय है? जिस तरीके से व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं, बातहीनता का माहौल बढ़ रहा है, संसद डिस्टर्ब कर दिया जाता है, संसद चलने नहीं दिया जाता है, आने वाले सप्ताहों में संसद का सत्र शुरू होने वाला है, तो आपको लग रहा है संवादहीनता का चलन बढ़ता जा रहा है? देखिए, जब लोगों पे ज्ञान की कमी होती है, मुद्दों की कमी होती है, उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो इस प्रकार का माहौल बनाते हैं। क्योंकि संवाद करने के लिए आप पे सब्जेक्ट होना चाहिए, आपको उस सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट मालूम है, सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है। तो जब उन्हें ये नहीं मालूम तो वो जो है एक जो पुराना फार्मूला है, केवल हल्ला मचाओ, संवादहीनता मत करो, केवल आरोप लगाओ, और वही काम आज देश में अधिकांश लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि क्या भाजपा अगले वर्ष में नई पीढ़ी के नेताओं को नई जिम्मेवारियां देने के लिए तैयार है? नहीं, निरंतर हम लोग बड़े लोगों के साथ नए लोगों को भी आगे ला रहे हैं। जहां हमने युवाओं को जिम्मेदारी दी है, वहां अपने जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनका भी मान सम्मान किया है। और ये जो तालमेल है युवाओं का और हमारे जो अनुभवी नेताओं का है, ये आपस में एक बहुत अच्छा देश की सेवा के लिए काम कर रहा है। और उसी का परिणाम है भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया और हर ओर भारत में विकास की गंगा बह रही है। डॉक्टर साहब, आप लंबे समय तक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं, आपकी उपलब्धि को किस तरीके से बयान करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ IITs, IIMs, यूनिवर्सिटीज़ बढ़े हैं, जो मेरे निगाह में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, वो एक सबसे बड़ा काम है जो भारत के युवाओं को मूल रूप से इस प्रकार से प्रशिक्षित कर देगी कि उनको आने वाले समय में रोज़गार की दिक्कत नहीं होगी। वो सब एंटरप्रेन्योर होंगे और रोज़गार मांगने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले होंगे। डॉक्टर साहब, इस खास स्वास्थ्य के बारे में भी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, एम्स की संख्या खोली गई है, अस्पतालों की संख्या खोली गई है, और जो सबसे बड़ा काम जो आयुष्मान कार्ड दिया गया है, आज देश के किसी भी गरीब को ये सोचना नहीं पड़ता कि कैसे उसका इलाज होगा। ये दो बड़े काम मुझे लगता है जिन्होंने इस देश में क्रांति ला दी है। और आज हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो निर्भीकता से निडर होकर अपने काम को अंजाम देते हैं। उनके सामने कैसे मैं बीमार हो गया तो मेरा इलाज होगा, कैसे मेरे बच्चों की शिक्षा होगी, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, इस खास बातचीत में आप आए, आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। हम आपसे आगे भी बात करते रहेंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच।